हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, भारत के परिप्रेक्ष्य में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट देखने के लिए मिल रहा है और ये जो डेवलपमेंट है ये आया है ब्रिक्स बैंक की ओर से, जिसे हम एनडीबी बोलते हैं, नेशनल डेवलपमेंट बैंक। और इसके द्वारा अभी इंडियन यानी कि आईएनआर, इंडियन नेशनल रुपी के अंदर ही समर्थित जो बॉन्ड है उनको जारी किया है। और ये जो जारी किए गए हैं, आप जानते होंगे कि इनको बहुत ज्यादा बड़े स्केल पर जारी नहीं किया गया, मात्र आप देखेंगे तो लगभग 4500 करोड़ रुपए के ही ये जारी किए गए हैं। अच्छा, आप ये देखेंगे कि ये जारी करने के पीछे क्या कारण है। अच्छा, ये कोई पहली बार नहीं है। आप जानते होंगे कि जो भी ब्रिक्स के कंट्री हैं उनको लेकर के पहले भी उनकी जो नेशनल करेंसी है उनसे उनके समर्थित जो बॉन्ड्स हैं वो जारी किए जाते रहे हैं पहले भी। देखिए, लेकिन भारत के साथ ये जो पहली बार हुआ है, इससे दो तीन बातें निकल करके आती हैं कि क्या बातें इससे टेस्ट होने वाली हैं। एक तो इससे ये टेस्ट होगा कि अभी जो भारत का जो रुपये है वो कितना ज्यादा क्रेडिबल है, क्या लोग इसको खरीदेंगे। जैसे अभी ये जो बॉन्ड आया है कि हमने 4500 करोड़ रुपए का जो है इसको जारी किया है, क्या इसकी डिमांड ज्यादा आती है, क्या इससे भी ज्यादा डिमांड आती है, तो इससे ये पता चलेगा कि भारत का जो करेंसी है वो अपनी जो ताकत है वो कितनी है। क्लियर है। और लेकिन जो दूसरा है वो ये है कि भाई एक सांकेतिक रूप से कि भारत के पास इससे कुछ जो बिलियन डॉलर है वो आने वाले हैं, तो ये ज्यादा मायने नहीं रखता। ज्यादा मायने रखता है जो पहला वाला मैंने आपको बताया है कि ये चेक करना है कि भारत का जो इंडियन डोमिनेटेड जो रुपी है उसकी जो मांग है वो कितनी आती है। आइए थोड़ा सा पहले प्रिसाइज मैनर में देखते हैं, फिर इसको दो प्रश्न होंगे जो आपको मैं यहां पर बताऊंगा, उसी को आपको मेमोरी चेक करने के लिए और एग्जाम के लिए तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और फिर इसको एलोबरेट तरीका से देखने वाले। देखिए क्या है न्यूज, क्या है। ब्रिक्स बैंक के द्वारा यानी कि जिसको हम एनडीबी बोलते हैं, भारतीय रुपया आधारित जो बॉन्ड है उनको जारी किया गया है। और जारी करने के पीछे मैंने आपको कारण बताया है क्या है। वैसे तो 4500 करोड़ रुपए का जो है ये जारी किया गया है, लेकिन ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण जो मैंने आपको कारण बताया वो है बॉन्ड और निवेश का विवरण, यानी कि 4500 करोड़ रुपए का जो फंड है वो जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। और यहां पर यही देखा जाएगा कि डिमांड कितनी आती है, डिमांड कितनी आती है। ये आगे देखना, मार्च 2026 तक जो है इसको लॉन्च करने की जो उम्मीद है वो है। और आप जानते हैं कि भारत के पास में ब्रिक्स की अभी जो है वो अध्यक्षता भारत के पास है और समिट भी जो है वो भारत में होने वाला है। तो अब इसको लेकर के भी ये है कि देखते हैं कि भारत जो है अभी उसकी जो करेंसी है वो कितनी स्ट्रांग है। देखिए 3 से 5 वर्ष का जो निवेश अवधि है वो दी गई है, और इसमें ये देखेंगे कि भाई कितना जो लोग हैं पैसा इसमें लगाएंगे और कितना विश्वास दिखाते हैं, इससे हमें बहुत सारी बातें पता चलेंगी। आगे देखिए, ये जो पैसा आएगा, इसका जो पैसा आएगा ये इसको लगाया कहां जाएगा उसमें भी देखिए। बुनियादी जो ढांचा है वहां ये पैसा, यानी कि रोड, रेल, सड़क, यहां पर पैसा, यानी कि एक तरीका से कैपिटल एक्सपेंडिचर इसका किया जाएगा। दूसरा है नवीकरणीय ऊर्जा, यानी कि जो ग्रीन एनर्जी है वहां पर इसका पैसा, जैसे कि बीमा कंपनियां इसमें पैसा लगा सकती हैं, जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनी हैं वो इसमें पैसा लगाएंगी। देखेंगे लॉजिस्टिक्स और पोर्ट्स, यानी कि इसका जो निवेश है, ये पैसा आएगा, इसका जो निवेश है वो संभावित रूप से सॉवरेन वेल्थ फंड के द्वारा ही जो है लॉजिस्टिक्स और पोर्ट्स के अंदर ही निवेश किया जाएगा, जो कि 20-30 साल के लिए इन्वेस्टमेंट होगा। आगे देखना, अच्छा इससे क्या होगा, रुपये का अंतरराष्ट्रीयकरण करने में मदद मिलेगी। आप जानते हैं कि देखिए वास्तव में किसी भी देश की जो करेंसी है वो अंतरराष्ट्रीय कैसे बनेगी, वो तरीका अलग है। अगर आप 1971 के बाद में देखेंगे कि जो डॉलर है वो रिजर्व करेंसी कैसे बना था, वो बना था प्रभुत्व के द्वारा। यानी कि अमेरिका उस समय पर ये स्ट्रांग था, और इतना स्ट्रांग जरूर था कि जो पश्चिम के जो यूरोप के कंट्री हैं वो डूब चुके थे, और पूरी तरीका से फाइनेंशियल इकोसिस्टम के और देखा जाए या फिर अपना जो डिफेंस सेक्टर है उस पर देखा जाए तो वो पूरी तरीका से अमेरिका के ऊपर निर्भर हो चुके थे, चाहे तो नाटो की फॉर्म में हो या फिर जैसा मैंने बताया फाइनेंशियल इकोसिस्टम की फॉर्म में हो। अब देखिए 1971 में, 1969 में आपने देखा होगा कि अमेरिका जो है वियतनाम वार हार जाता है और बहुत बुरी तरीका से बेइज्जत होकर निकलता है। और आप जानते हैं तब तक जो डॉलर था वो किस था, गोल्ड बॉन्ड, यानी कि गोल्ड पर आधारित था। अब गोल्ड पर आधारित जो था उसको हटा करके इसको जो है पेट्रो आधारित बनाया गया, और ये पूरी तरीका से जो है ताकत का खेल था। यानी कि जो ओपेक के कंट्री थे, यानी कि जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री थे, जो क्रूड ऑयल पैदा करते थे, उनके यहां पर उनको मजबूर किया गया कि आप आज से अपना जो तेल है वो सिर्फ और सिर्फ किसमें बेचेंगे, डॉलर में। उन्होंने कहा कि हमें क्या फायदा होगा, तो अमेरिका ने कहा कि देखिए आपको यह फायदा होगा कि एक तो आपको इंटरनेशनल पूरा का पूरा जो है एक फाइनेंशियल इकोसिस्टम मिल जाएगा। क्लियर।
अच्छा, जो भारत का जो रुपी था, जो कि आप देखते होंगे कि कतर के अंदर हो या मिडिल ईस्ट के अंदर, नेपाल, भूटान, यहां पर सब में क्या चलता था, श्रीलंका, ये भारत का जो रुपया था यही चलता था। और आपको याद होगा कि 1969 के आसपास ही इंदिरा गांधी के द्वारा जो है इसका क्या किया गया था, डिवेल्युएशन। वैसे तो भारतीय रुपये का 2 बार डिवेल्युएशन किया गया है, यानी कि जब दूसरी बार किया गया था उस समय भारत का जो रुपया है, ये जो डिफरेंस देखते हैं ना आज डॉलर और भारत के रुपये के बीच में, ये उसी का है। अब उसके बाद में ये जो कतर है या फिर मिडिल ईस्ट के अंदर भारत का रुपया चलना बंद हो जाता है और अमेरिका का जो डॉलर है उसी में व्यापार होना शुरू होता है। तो आप समझ गए, तो रिजर्व करेंसी कैसा बना। एक तो ये तरीका है, और दूसरा जो तरीका है वो ये है कि जो भी मुद्रा होती है उसके अंदर कितना ट्रेड, पूरी दुनिया में जो ट्रेड होता है उसकी कितनी पार्टिसिपेशन है, इससे भी तय होगा कि वो रुपया जो है रिजर्व करेंसी बनेगा या नहीं बनेगा। वैसा तो पूरा जो खेल है वो ताकत का है, यानी कि अमेरिका का जो डॉलर है वो अपने आप में ताकतवर इसलिए है क्योंकि अमेरिका की जो आर्मी है, आर्मी यानी कि मतलब पूरा जो नौसेना हो, वायुसेना हो, वो इतनी स्ट्रांग है कि उनके पास में पूरी दुनिया में कहीं पर भी 1 सेकंड के अंदर अटैक करने की क्षमता है। इसका मतलब है ये डोमिनेंस किससे आया है, ताकत से, शक्ति से आया है। देखिए उसी तरीका से लेकिन भारत का जो रुपया है उसका अंतरराष्ट्रीयकरण करने के लिए थोड़ा कदम रख रहे हैं। देखिए हमारा जो पूरा ट्रेड पार्टनरशिप आप देखेंगे कि रुपये का कितना होगा, 2 से 3% जो है वर्ल्ड ट्रेड में इतनी ही हिस्सेदारी है। लेकिन देखिए कोई भी कार्य होता है उसके लिए बेबी स्टेप्स लेने होते हैं, छोटे छोटे कदम लेकर के ही हम एक दिन बड़े बनते हैं। हाँ, हम ये नहीं कहते कि कभी भी दुनिया में ऐसा हो जैसा आज है, जैसे कि एक करेंसी जो है वो रिजर्व करेंसी है, उसके अपने बहुत ज्यादा नुकसान है। आप देखे होंगे कि किस तरीका से डॉलर का वेपनाइजेशन किया गया है अमेरिका के द्वारा, और पूरी दुनिया पर जो प्रतिबंध लगा करके एक अनार्की जो है पैदा की गई है पूरी दुनिया के अंदर। देखिए आगे समय में जब भी आएगा, जब भी डॉलर जो है वो टूटेगा, और कभी तो ऐसा समय आएगा कि जब ये डॉलर का डोमिनेंस खत्म हो जाएगा, आप सोचिए कि उसके बाद में जो भी करेंसी होगी कभी कोई रिजर्व करेंसी नहीं होगी। एक आप सोचिए डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो होने वाला है। देखेंगे भारत जो है उसी ओर आगे बढ़ रहा है कि देखिए हमारी जो करेंसी है उसका इंटरनलाइजेशन होना चाहिए, कि अंतरराष्ट्रीयकरण जो है इसका हो, इसको पहचान मिले। अब डी डॉलराइजेशन को जैसे मैंने बताया है कि जैसे जैसे दुनिया की जो करेंसी है उनको जितना वर्ल्ड ट्रेड के अंदर जितना पार्टिसिपेशन होगा उतना ही डॉलर का जो पार्टिसिपेशन है वो कम होता चला जाएगा। अगर गूगल करके अभी आप पढ़ेंगे तो लगभग 67 से लेकर के 70% अगर आज भी देखते हो तो वर्ल्ड का जो ट्रेड है वो डॉलर के अंदर होता है। जब मैं बात डॉलर की कहता हूं तो इसके साथ में पूरा का पूरा फाइनेंशियल इकोसिस्टम आता है जिसको हम बोलते हैं स्विफ्ट प्रणाली। समझ गए, तो ये लगभग 6% यानी कि 3-3% दोनों से जो है कमाता है। तो ये एक तरीका से पैसिव इनकम है अमेरिका के लिए, जितना ग्लोबल में ट्रेड होता है उससे सोचिए, तो ये फ्री की इनकम है एक तरीका से। आगे देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। अच्छा, भारत को जो ये पैसा मिलेगा इसको जैसे कि मैंने बताया है कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है भारत का, लगभग 20 से 30 साल का ये जो है एक सेविंग्स होंगी जो भारत के अंदर एक सोचिए कि एक तरीका से गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो होती है ना उसकी तरीका से होने वाला है। देखिए आगे देखने वाले हैं, पहले आपको 2 प्रश्न हैं, उनका जो जवाब है वो सोचना है। अगर आपसे इनका आंसर आता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपको जो है डिस्कशन के दौरान या फिर अंतिम स्लाइड पर इनके आंसर विस्तृत फॉर्म में आपको मिल जाने वाले हैं। देखिए क्या है पहला क्वेश्चन, क्या है, यदि एनडीबी रुपया मूल्य वर्धित बॉन्ड यानी कि रुपी डोमिनेटेड बॉन्ड जो है अगर ये जारी करती है तो विनिमय यानी कि जो करेंसी फ्लक्चुएशन का जो जोखिम है प्राथमिक रूप से कौन वहन करेगा। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, यानी कि ये कहना है कि देखिए जो रुपी का डोमिनेटेड बॉन्ड है जारी करा गया है किसके द्वारा, एनडीबी के द्वारा, ये हो जाएगा मार्च में एग्जीक्यूशन होगा इसका। अब वो कह रहा है कि देखिए आप जानते हैं कि दुनिया में जो करेंसी है उनके जो रेट हैं वो फ्लक्चुएट करते रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आज जो है डॉलर 92 है, 93 है, यानी कि केंद्र में कौन है, डॉलर, और आसपास जो है उनके और दुनिया की करेंसी घूमती है। तो ये जो बढ़ाना घटना जो फ्लक्चुएशन आता है इसका जो वहन है वो कौन करेगा, ये पूछ रहा है। देखिए पहला है न्यू डेवलपमेंट बैंक करेगा, भारत की सरकार करेगी, विदेशी निवेशक करेंगे, या भारतीय रिजर्व बैंक करेगा। और आप इसका आंसर जानते होंगे, अदरवाइज तो मैंने बताया कि आपको मिल जाएगा। सेकंड प्रश्न देखना आज का, हाल ही में आरबीआई का स्मार्ट करेंसी स्ट्रेटजी के तहत रुपया बॉन्ड को बढ़ावा देने के साथ साथ कौन सा विरोधाभासी कदम जो है वो उठाया गया है। और आपके पास में जो 4 विकल्प हैं वो दिए गए हैं। अब आपको पहला विकल्प देखते हैं, अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स की भारी खरीद करना, दूसरा है अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स की डंपिंग करना, तीसरा है स्विफ्ट सिस्टम का पूर्ण बहिष्कार करना, और चौथा है डॉलर में नया कर्ज लेना। तो ये आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको बताना होगा इसमें से कौन सा सही है, अन्यथा तो आगे आपको इसका आंसर मिल जाएंगे। देखिए
ऐतिहासिक घोषणा, ब्रिक्स बैंक ने अपने पहले इंडियन रूपी बॉन्ड यानी कि इंडियन रूपी बॉन्ड को लॉन्च करने की घोषणा की है। इसका लक्ष्य है लगभग 500 मिलियन, लगभग 4500 करोड़ रुपए जो है वो जुटाने हैं और यह बॉन्ड जो है लगभग 2026 तक जो है बाजार में आ जाएगा, मार्च 2026 तक बाजार में आ जाएगा। इसकी घोषणा 5 से 6 महीने पहले की गई थी, जिसे अब अंतिम रूप जो है वो दिया जा रहा है। अच्छा, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, जैसा आप देखेंगे चीन की जो है युआन है उसमें पहले भी आ गया है, उसके बाद में जो दक्षिण अफ्रीका की करेंसी है रैंड, उसके अंदर भी आ चुका है और जैसे कि आपको पता है रूपी डोमिनेटेड बॉन्ड जो है ये मार्च 2026 में मार्केट में आ जाएंगे। अच्छा, ये देखना होगा डिमांड कितनी होगी, ये भारत की जो अपनी करेंसी की जो मजबूती है वो दिखाएगा, वो तो तभी देखेंगे जब आएगा। ये स्थानीय मुद्रा में वित्त पोषण की ब्रिक्स की रणनीति का हिस्सा है। अब भारत की जो है बारी है। यह बॉन्ड कैसे काम करता है, देखिए इशू किया जाएगा, आप जानते हैं किसके द्वारा, एनडीबी के द्वारा। फिर दुनिया से जितने भी निवेशक होंगे वो इसके अंदर निवेश करेंगे और कैसे करेंगे, अब थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए, बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको समझ नहीं होती। देखिए अब जैसे बॉन्ड जारी कर दिया, बॉन्ड जारी करने के बाद में जो निवेशक हैं वो 20-30 साल के लिए पैसा लगाएंगे। अब लगाएंगे क्यों, क्योंकि वो इसलिए लगाएंगे कि भारत की जो ग्रोथ है, आप देखे हैं कि लगभग 7.2 तो बजट के अंदर बताई गई है, लेकिन जो अगर रॉ आंकड़े अगर देखें हम तो उनमें लगभग 8% की ग्रोथ रेट निकल करके आती है। अब देखिए अगर आपने यहाँ 100 रुपए लगाए हैं, 100 रुपए लगाए हैं, इसका मतलब है कि भारत की जो जीडीपी है वो ग्रोथ करती है और अगर आप इन्फ्लेशन और डेप्रिसिएशन सबको हटा लिया जाए तो लगभग आपको 5 से 6 रुपए का जो है फायदा होगा हर 100 रुपए पे। तो आप सोचिए कि आपका जो 100 रुपए है वो कितने हो जाएंगे, 105 रुपए हो जाएं, इसके लिए पैसा लगाए जाते हैं। अब दूसरी ओर सोचिए, अगर चाइना में पैसा लगाएंगे तो चाइना कहता है कि मेरी जो जीडीपी ग्रोथ है वो लगभग 5% की है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि इनका जो ग्रोथ है वो -2% है। कितना है, -2%। तो क्या कोई भी अपना पैसा लगाएगा क्या कभी भी? यदि युआन के डोमिनेटेड बॉन्ड्स आते हैं तो उनमें कोई पैसा लगाएगा? बिल्कुल नहीं लगाएगा। क्यों? कारण यह है कि पैसा बढ़ने की जगह पैसा घट जाएगा उसका, इसीलिए नहीं। अब आपको आ गया ना, थोड़ा सा आगे और समझा दूंगा। देखिए अब जैसा बॉन्ड जो जारी किए जाते हैं उनकी एक होती है याइल्ड। याइल्ड मतलब होती है कि उस पर जो इंटरेस्ट होता है, जो ब्याज होती है वो जो मिलेगी वो कितनी होगी। तो ये हमारा आरबीआई तय करेगा कि उस पर जो इंटरेस्ट है वो क्या होगा और एनडीबी के साथ में मिलकर के ये होने वाला है। देखिए जैसे मैंने बता दिया कि आपको लगभग 500 मिलियन या फिर कहिए 4500 करोड़ रुपए इंडियन करेंसी में इसके बॉन्ड जारी किए जाएंगे। अच्छा, जो पैसा आएगा वो आएगा किसमें, भारत के पास वो डॉलर में आएगा। दुनिया क्या खरीदेगी, रुपया खरीदेगी, डॉलर देगी और रुपया खरीदेगी। देखिए अब पेमेंट निवेशक को जो ब्याज है यानी कि उसके मूलधन पर जो ब्याज है जिसको हम कहते हैं याइल्ड जो है वो मिलने वाली है ब्याज के रूप में यानी कि इंटरेस्ट के रूप में। देखिए ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फंड्स, पेंशन फंड, इंश्योरेंस कंपनी, और ये क्यों, देखिए जैसे ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फंड, क्योंकि इनके पास जो फंड होते हैं उनको ये जो इनके पास आते हैं वो लगभग 30 साल 35 साल इतनी जो है साल के लिए आते हैं, इसीलिए ये लॉन्ग टर्म के जो प्रोजेक्ट होते हैं वहां पैसा लगा सकते हैं। जैसा कि पेंशन फंड होगा, लंबा चलेगा ये, है ना। उसी तरीका से इंश्योरेंस कंपनीज जो होती हैं उनका भी जो लंबा चलता है, लंबा जो प्रोजेक्ट होते हैं वहां पर ये पैसा लगा सकते हैं। और सॉवरेन वेल्थ फंड जो होते हैं वो भी, जैसे यूएई हो गया, सिंगापुर हो गया, वो अलग अलग जो नेशंस हैं वो ला करके यहाँ पैसा लगाएंगे। क्यों? क्योंकि उन कंपनीज का जो पैसा है, जो इन्वेस्टर्स हैं वो बढ़ेगा। जैसे मैंने आपको उदाहरण देकर के समझाया था कि अगर वो ये सोचते हैं कि भारत जो जिस तरीका से ग्रोथ कर रहा है, आने वाले जो है 5 साल में, 10 साल में, 20 साल में, आज हम जो 100 रुपए लगा रहे हैं अगर हमें 5 के हिसाब से भी मिलता है तो आने वाले 5 साल में 100 के 125 हो जाएंगे। क्यों? हर साल 5 5 5, तो 5 साल में कितने हो गया, 125 रुपया, यानी कि 25 रुपया, और यहां 100 और ऐड कर लेंगे उसका जो मूलधन है तो 125 रुपया। क्लियर है मेरी बात? तो ये जो लाभ है इसको कमाने के लिए जो है देश यहां पर निवेश करेंगे। और भारत का आप देखेंगे कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी है। देखो निवेशक ये 2-3 बातें देखता है कि क्या वास्तव में ग्रो कर रहा है कंट्री, हाँ ग्रो कर रहा है। आप ये देखते हैं कि देश के अंदर जो है कंजप्शन है, स्टेबिलिटी है, हाँ बिल्कुल स्टेबिलिटी है। लॉ एंड ऑर्डर है, बिल्कुल है। एक स्वतंत्र जुडिशरी है, हाँ बिल्कुल भी है। क्या एक डेमोक्रेसी है? क्या ऐसा तो नहीं है कि वन मैन आर्मी हो, या फिर ऐसा तो नहीं है जैसा कि पाकिस्तान जैसे कोई प्रॉक्सी नेशन हो। तो आप समझ रहे हैं ना। तो निवेशक ये देखता है अगर भारत के पास में वो सारी जो क्रेडिबिलिटी है वो उपलब्ध है। आइए देखते हैं
रुपए में कर्ज लेने के फायदे, जैसे कोई करेंसी रिस्क नहीं है, यानी कि भारत जो पैसा लेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि रूपी डोमिनेटेड फंड है, तो भारत जो है ये सारा का सारा पैसा लेगा, सीधा इंफ्रास्ट्रक्चर विकास करेगा इस पैसे से। अब जुटाया गया जो 4500 करोड़ जो है वो सीधा का सीधा कहां जाएगा, मैंने शुरू में बताया है, वो जाएगा हमारे कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में, यानी कि रेल में जाएगा, रोड में जाएगा, रिन्यूएबल एनर्जी में जाएगा, और सड़क निर्माण, ये सारे कार्य, यानी कि जो भी एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर ही पैसा जाएगा। वैश्विक बाजार में भारतीय मुद्रा की मांग जो है वो, उसका जो सर्कुलेशन है वो बढ़ेगा, यानी कि कितनी डिमांड है ये भी हम देखने वाले हैं। रुपए को एक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा, यानी कि लगभग हम सोचते हैं कि भाई हम इसका जो है एक सर्कुलेशन बनाए पूरी दुनिया के अंदर, तो उसका भी एक छोटा सा जो कदम है वो है ये। डॉलर पर जो निर्भरता कम होगी, जैसे मैंने आपको बताया कि जितना भी हमारा ट्रेड बढ़ेगा, जितना सर्कुलेशन बढ़ेगा, उतना उतना जो है, जितना कोई भी देश हो, जितने दूसरे देशों की मुद्रा बाजार में आएंगी उनके अंदर ट्रेड होगा, अमेरिका का जो डॉलर है उतना ही उसका प्रतिशत कम हो जाएगा। यह है सारा गणित। आइए, आरबीआई की स्मार्ट करेंसी स्ट्रेटजी, यानी कि डॉट्स को जोड़ करके आपको पता लगा सकते हैं कि एक कैसा कार्य करेगी। रुपए का जो है इनफ्लो और अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स जो है उनकी डंपिंग जो है वो होगी। अब जैसे कि आप जानते हैं कि जैसा हमने ये करा तो ये एनडीबी के द्वारा करा गया, लेकिन यही जो कार्य है अमेरिका की जो फेडरल रिजर्व उनकी जो एजेंसी है वो ये कार्य करती है, किसके द्वारा, अमेरिका के जो बॉन्ड्स हैं वो जारी करती हैं और उससे पूरी दुनिया से क्या करती हैं, पैसा लेती हैं और उनको क्या दे देती हैं, एक ट्रेजरी का बॉन्ड्स पकड़ा देती है कि देखिए मैं आपको यील्ड दूंगा 20 साल के लिए, मेरा पास आपके इतने बिलियन डॉलर हैं। अब अमेरिका इस पैसे से क्या करता है, अपने देश का डेवलपमेंट करता है और दूसरे देशों को क्या मिलता है, उनको मिलता है ब्याज, यील्ड मिलती है, और क्योंकि अमेरिका ग्रोथ कर रहा है तो सबका जो है फायदा है। बस ये है पूरा। एक तरफ रुपये की जो संपत्ति है बढ़ाई जा रही है, दूसरी तरफ डॉलर की जो संपत्ति है वो घटाई जा रही है। और ये ऐसा मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया है कि लगातार भारत हो या ब्राजील हो या जापान हो, कोई भी कंट्री हो, चाइना हो, लगातार अमेरिका के जो ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं वो क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे मैच्योर हो रहे हैं उसको वो रिन्यू नहीं कर रहे हैं, बेच करके बाहर आ रहे हैं। और उसका कारण है कि अमेरिका के द्वारा जिस तरीका से डॉलर का जो है विपनाइजेशन किया गया है, तो ट्रस्ट डेफिसिट जो है अमेरिका के ऊपर हो चुका है। ऐसा नहीं है कि डॉलर में अभी भी जो है लाभ नहीं है, लाभ है अभी भी, लेकिन वही है कि जोखिम भी है, ये भी देखना पड़ेगा। ट्रेजरी बॉन्ड्स की जो डंपिंग है लगातार जारी है, लोकल करेंसी में ट्रेड बढ़ेगा तो आप समझ रहे हैं क्या होगा, नॉन स्विफ्ट सिस्टम, स्विफ्ट समझ गए कौन सा है, यानी कि डॉलर के द्वारा जो व्यापार होता है तो उसके जो बीओपी होते हैं, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट, उनको जो है बैलेंस आउट करने के लिए ही स्विफ्ट सिस्टम का प्रयोग करते हैं टूल के रूप में। भारत ने अमेरिकी बॉन्ड्स में अपनी जो होल्डिंग है लगभग 21% तक क्या कर दी है, कम कर दी है, यानी कि जैसे जैसे मेच्योर हो रहे हैं बॉन्ड उसको बेच करके बाहर निकल रहा है भारत। और चीन और ब्राजील भी इसी राह पर आगे बढ़ रहे हैं। और याद रखना मैंने बताया था कि जो ब्रिक्स है उसका लॉन्ग टर्म जो विजन है वो ये है कि भाई ये मिलकर के क्या कर रहे हैं, सीबीडीसी पर काम कर रहे हैं, सीबीडीसी पर काम कर रहे हैं, यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर काम कर रहे हैं, यानी कि एक ऐसी मुद्रा बना रहे हैं मिलकर के, जैसे एसडीआर होता ना, एसडीआर आईएमएफ का आपने देखा होगा एसडीआर, यानी कि एक बास्केट होगी जिसके अंदर ये जो भी शामिल देश हैं इनकी अपनी अपनी मुद्राएं होंगी और फ्लक्चुएशन के आधार पर किसके पास कितना गोल्ड जो है वो जमा है, यानी कि प्रीशियस मेटल्स कितने हैं, संसाधन कितने हैं, जीडीपी कितनी है, उसके आधार पर जो है उनका जो प्रतिशत तय कर लिया जाएगा, जिससे ये आपस में व्यापार करेंगे और पीछे जो होगा वो क्या होगा, गोल्ड या फिर प्रीशियस मेटल्स होंगे। देखिए एनडीबी ने पहले 6 बिलियन और फिर 3 बिलियन युआन के बॉन्ड जारी किए थे पहले। हांगकांग और वैश्विक बाजारों में भारी मांग थी, याद करना आप, ये जो है उस समय की बात है जब चाइना वास्तव में ग्रोथ कर रहा था, लेकिन आज जो है तस्वीर बदल चुकी है, ये पहली बात है। देखिए भारत के लिए संकेत यही कि सफलता भारतीय रुपए के बॉन्ड्स के लिए दोहराई जाएगी और यह भी देखना होगा कि भारत में जो वास्तव में जिस तरह की जीडीपी है, जिस तरह की स्टेबिलिटी है, तो हमने 4500 करोड़ के तो जारी किए हैं, मे भी मुझे ऐसा है कि ये जाकर के हो सकता है कि 200 बिलियन 300 बिलियन डॉलर तक भी हो सकता है इसकी डिमांड हो। देखें जब ये आएगा तो देखेंगे उस टाइम पर कि किस तरह का जो निवेशक है ये भरोसा जताते हैं हमारी अर्थव्यवस्था में। इस कदम के मायने क्या हैं, विकास कार्यों के लिए लगभग पैसा हमें मिलेगा और ये सांकेतिक है, याद रखना, ये 4500 करोड़ रुपए जो है वो सांकेतिक है। आगे देखना, करेंसी सुरक्षा, डॉलर के उतार चढ़ाव से मुक्ति मिलेगी। इसका मतलब है कि धीरे धीरे अगर हमारा जो इंडियन करेंसी है अगर उसके रिजर्व दुनिया के पास बढ़ेंगे तो फिर व्यापार करना हमें रुपये में आसान हो जाएगा। देखिए वैश्विक निवेशकों के बीच रुपये की जो स्वीकार्यता है वो बढ़ना है और बढ़ेगी तो उसका जो पूरा सर्कुलेशन है वो भी
बढ़ेगा। और चौथा है रणनीतिक जीत है, अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता जो है वो कम होगी। और डी डॉलराइजेशन, देखिए वैसे तो इसको डी डॉलराइजेशन बोला जा रहा है, लेकिन भारत के जो रिजर्व बैंक है, भारत के जो विदेश मंत्री और भारत की जो सरकार है उसका स्टैंड ये है कि देखिए डी डॉलराइजेशन का मतलब ये नहीं है कि हम डॉलर को डंप कर रहे हैं, नहीं, बल्कि डी डॉलराइजेशन का हमारा मतलब ये है कि हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी जो निर्भरता है वो एक करेंसी पर नहीं रखना चाहते, हम इसका क्या कर रहे हैं, बाइफर्केशन कर रहे हैं, इसमें डिवाइड कर रहे हैं, बहुत सारी करेंसी होनी चाहिए, हम ये कर रहे हैं, डॉलर को डंप नहीं कर रहे हैं। क्लियर है, ये भारत का स्टैंड है। आगे देखना, जो आपके दो प्रश्न थे, पहले का जो उत्तर है वो सी है, यानी कि विदेशी निवेशक, नुकसान निवेशक का होगा, जारीकर्ता का नहीं होगा। क्या होगा, निवेशक का नुकसान होगा, जारीकर्ता का, यानी कि एनडीबी का नहीं होगा, भारत का नहीं होगा। नुकसान किसका होगा, जो निवेश करेगा, निवेशक का होगा। मेरी बात समझ में आ गई आपको? देखिए अभी नहीं समझे तो समझिए, एक बात समझिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जीडीपी लगातार बढ़ रही है, ठीक है, हाइपोथेटिकली सपोज कीजिए कि जीडीपी नहीं बढ़े और वो नेगेटिव में पहुंच जाए, एग्जांपल के लिए कोई सिचुएशन ऐसी बन जाए, तो फिर क्या होगा, 105 होने की जगह हो सकता है उसके पैसा 80 रह जाए, है ना, आने वाले 10 साल में 80 रह जाए, तो ये जो नुकसान होगा ये किसका होगा, निवेशक का होगा। क्लियर है, आगे देखना। दूसरा जो है उसका है अमेरिकन ट्रेजरी बॉन्ड्स की डंपिंग। दूसरा विकल्प, दूसरे प्रश्न का जो विकल्प है बी सही है। आरबीआई विदेशी मुद्रा कितना प्रतिशत है, मैंने अभी आपको बताया है 21% जो है वो डंप किया है, जो ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं उसको लेकर के। क्लियर है। और फ्रेंड्स, आपने वीडियो यहां तक देखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा नाम है प्रताप और आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा लें। आगे देखेंगे टेलीग्राम, आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, जहां पर मोर देन थाउजेंड्स वीडियोस के लिंक, मोर देन थाउजेंड्स पीडीएफ जो मैं यहां पढ़ाता हूं, ये आपको वहां पर मिल जाएंगी। आप नोट्स बनाने हो या आपको अपने प्रेफर के लिए भी करना हो तो आप यूज कर सकते हैं। टेलीग्राम मैंने बता दिया, और है व्हाट्सअप। व्हाट्सअप पे अगर आपको बिल्कुल हमसे जुड़ना है, मेरे साथ में जुड़ना है, आपको इससे और ज्यादा इंक्वायरी चाहिए तो व्हाट्सअप से जुड़िए, मैसेज कीजिए तो मैं आपको वहां पर रिप्लाई करेगा, हमारी टीम करेगी या मैं करूंगा। आगे देखना, लास्ट नॉट द लिस्ट, आप मेरे ऐप है जो कि iOS और एंड्रॉइड, यानी कि दोनों तरीका के जो डिवाइस है उन पर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद में मैंने यहां पर कोर्स बनाए हुए हैं, पीडीएफ की फॉर्म में है, और 2-2 400 रुपए उसके जो प्राइस रखे हुए हैं, 2 साल के लिए आप जुड़ जाएंगे। फायदा क्या होगा, फायदा होगा ये कि आप पीडीएफ तो डाउनलोड करके अपने जो गैलरी में सेव कर लेंगे, और दूसरा ये फायदा आपको होगा कि आप जो है 2 साल के लिए ऐप से जुड़ जाएंगे, जहां पर हम 1 to 1 करके आपस में बात करेंगे। इसका मतलब है कि आप जो पढ़ेंगे उससे संबंधित, प्लस अपनी तैयारी से संबंधित, और भी ज्यादा अगर बात करनी है, सारी बातें हम इसी ऐप पर आकर के करेंगे। और ये हम रख लेंगे, कोई भी एक डेट निश्चित कर लेंगे, तो जैसे जैसे हमारे सब्सक्राइबर बेस बढ़ेगा उसके बाद हम ये सब डिसाइड करेंगे। जाइए, परचेज कीजिए, सपोर्ट कीजिए। फ्रेंड्स, आज के लिए यही है। आपने वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद।